रेजिस्टेंस फोर्सेस मैदान में टिकी हुई हैं और उनका मुकम्मल तौर पर सामना कर रही हैं। इनके कई टैंक्स को उन्होंने तबाह किया है, कई आर्मर्ड गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और यही वजह है कि अब वो नए इस्राएली फौजी जो है उन्होंने अंदर भेजने का ऐलान किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड थाउजेंड्स ऑफ घर जो हैं वो मलबे का ढेर बन गए हैं। पूरे गजा में इस वक्त आपको चीखें चीखें सुनाई दे रही हैं, कोई गली महफूज नहीं है। पूरे गजा में क्या हो रहा है, या चीखों की आवाज़ें हैं, या बमबारी की आवाज़ें हैं, या शेलिंग की आवाज़ें हैं, या फायरिंग की आवाज़ें हैं। एक तरफ बम गिरता है, वहां से लोग निकालने जाते हैं तो दूसरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। इस्लामी दुनिया की 80 लाख रेगुलर आर्मी है, लेकिन 80 लाख रेगुलर आर्मी जो काम नहीं कर सकी वो अकेले इलोन मस्क ने कर दिया है। 3 ट्वीट किए हैं इलोन मस्क ने। एक इमदाद का ऐसा ऐलान किया है कि जिसने सबको उड़ा के रख दिया। कतर और बाकी जो अरब मालिक हैं जो कि बिल्कुल खबरदार कर रहे थे और सिर्फ बयानात दे रहे थे। अभी अमीर कतर की ईरान के सदर के साथ फ़ोन कॉल हुई है, जो आगे अमली इक़दाम है, दोनों ने उस पर इत्तेफाक किया है। और इस बात का अंदाज़ा आप यूँ भी लगा लीजिए कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी फ़ौजें तैयार हैं और किसी भी लम्हे हम डिसीजन ले सकते हैं। इस वक्त इसराइली खौफज़दा हैं और जो नया सर्वे आया है उसमें वो मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ ये लग रही है कि जिस तरफ हमारा खिता मुल्क जा रहा है, जो हम कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर सेफ तो नहीं रह सकेंगे। मिसाल के तौर पर ये उन्हीं का बयान देखिए, उन्हीं के मीडिया पर, इट हैज़ बिकम क्लियर टू एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इसराइलीज दैट वी लिव इन अ बबल। अगर अमेरिका इस हफ्ते हमें ना बचाता तो हमारा अपना वजूद जो है वो खतरे में था। अब ये जो आप कर रहे हैं ना, दहाइयों तक आपका पीछा करेगा। नाज़रीन, गजा में खौफनाक जंग जारी है जो किसी भी वक्त मिडल ईस्ट को अपनी लपेट में ले सकती है, जो कि आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। पिछले 20 घंटों से गजा में ऑपरेशन जारी है। हज़ारों इसराइली फौजी, टैंक्स, आर्मर गाड़ियाँ गजा में दाखिल हुई। उसके साथ साथ फ़िज़ाइया और बहरी हमले गजा पर किए गए, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारे वसाइल और ये सारी ताकत भी कम पड़ गई है और अब मज़ीद इसराइली फौजी गजा के अंदर भेजने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ ईरान की फौजें मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी भी वक्त हमले के लिए रवाना हो सकती हैं। और वो ममालिक, वो अरब ममालिक जो महज बयानात देने तक महदूद थे, खबरदार करने तक महदूद थे, अब वो भी ईरान के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके लिए खामोश बैठना, गजा के मजालम से आंखें चुरा लेना उनके लिए किसी तौर मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि अब अवाम इतनी बाहर निकल आई है, अपनी हुकूमतों पर इतना प्रेशर डाल रही है कि उनकी हुकूमतें अब एक्शन लेने पर मजबूर हैं। लेकिन इस सब के साथ जो पूरी इस्लामी दुनिया नहीं कर सकी वो अकेले इलोन मस्क ने कर दिखाया। इलोन मस्क फ़लस्तीन के अवाम के लिए, गजा के अवाम के लिए उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने इसराइल और अमेरिका को एक्सपोज किया और साथ गजा के लिए बड़ी इमदाद अनाउंसमेंट की है, और जिसने इसराइल और अमेरिका के लिए जो कि एक बड़ा सेटबैक है, वो क्या है, उन्होंने इमदाद की है। और इस वक्त गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं और सारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अगर हम गजा की सिचुएशन की बात कर लें तो उसी तरह से बमबारी गजा पर जारी है। पिछले 20 घंटों से जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो उसी रफ्तार के साथ, उसी तसलसल के साथ, उसी बमबारी के साथ जारी है। फिजाई हमले होते हैं, बहरी हमले होते हैं, फिर जो उनकी ग्राउंड फोर्सेस मौजूद हैं, जो टैंक्स और आर्मर्ड गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, वो हमले कर रही हैं और शदीद लड़ाई वहां पर जारी है। लेकिन रेजिस्टेंस फोर्सेस मैदान में टिकी हुई हैं और उनका मुकम्मल तौर पर सामना कर रही हैं। और उनके मुताबिक इनके कई टैंक्स को उन्होंने तबाह किया है, कई आर्मर्ड गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और यही वजह है कि अब वो नए इसराइली फौजी जो है उन्होंने अंदर भेजने का ऐलान किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो वहां के सिविलियंस को पेश आ रही है और यही वजह है कि सिविलियंस रोज बरोज ये जंग हार रहे हैं। इस वक्त इतनी वहां पर दर्दनाक सूरत हाल है कि पूरी दुनिया में ऐसे मनाजर रिसेंट हिस्ट्री में किसी ने नहीं देखे। फैमिलीज जो हैं वो मलबे तले अपने प्यारों को ढूंढ रही हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन ब्लॉकआउट है। किसी को कुछ नहीं पता कि जो 20 घंटे पहले ऑपरेशन शुरू हुआ उसके नतीजे में कौन बचा है और कौन मर गया है। इसीलिए जो इतनी तबाही हुई है, रिपोर्ट्स के मुताबिक हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड थाउजेंड्स ऑफ घर जो हैं वो मलबे का ढेर बन गए हैं। इतने बड़ी बमबारी गजा पर की गई है और उसके नतीजे में
फैमिलीज जो हैं वो अपने प्यारों को मलबे तले से ढूंढ रही हैं। तो ये इससे बड़ी दर्दनाक सूरत हाल क्या आज के दौर में हो सकती है जब हम 21वीं सदी में मौजूद हैं, लेकिन गजा के मुसलमान जो हैं वो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हस्पतालों में सूरत हाल है बिल्कुल एक क़यामत का समा है। एक तो हस्पतालों में जगह कम पड़ गई है ज़ख्मियों के लिए, ना ईंधन है वहाँ पर, ना मेडिसिन है और तिबी इमदाद देने के लिए वसाइल नहीं है, लेकिन ज़ख्मी हैं कि आए जा रहे हैं, फिर एम्बुलेंसेज जो हैं वो अस्पतालों तक नहीं पहुँच पा रही और ज़ख्मियों की अस्पतालों में इतनी तादाद है कि बेड कम पड़ गए हैं, ज़मीन पर लेटाया गया उनको और उनके लिए कोई तिब्बी इमदाद मौजूद नहीं है, लेकिन ज़ख्मियों की वहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। बिल्कुल एक क़यामत का मंजर है। एक तरफ डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, हंड्रेड्स ऑफ डेड बॉडीज़ वहाँ पर पड़ी हैं और इधर से हज़ारों ज़ख्मी जो हैं वो वहाँ पर लाए जा रहे हैं और वहाँ के डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही कि इस सारी सूरत हाल का किस तरह से सामना किया जाए। आप सिर्फ गजा की सूरत हाल ये अल जज़ीरा की एक हेडलाइन में देख लीजिए कि वो क्या कह रहा है। इसराइली बम्बार्डमेंट टर्न्स गजा इनटू अ बॉल ऑफ फायर, कि यहाँ हर तरफ आग ही आग है और हर तरफ आग के शोले में नज़र आ रहे हैं। ये अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है। और सबसे जो एक बुनियादी इस वक्त मसला आ रहा है कि कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं 20 घंटे से जहाँ पर बमबारी हो, एक ऐसा इलाका जहाँ पर 20 लाख लोग रहते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद ये इलाका है जहाँ पर ज़मीनी हमले हो रहे हों, जहाँ पर फ़िज़ाई और बहरी हमले हो रहे हों 20 घंटे से, तो वहाँ पर कितनी कैजुअलिटीज़ होंगी। चूँकि ब्लैकआउट है, कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए जो ट्रू स्टैट्स हैं, जो सही अदाद शुमार हैं वो अभी तक नहीं आ रहे हैं। लेकिन खदशा यह है कि एक ही रात में हज़ारों लोगों की वहाँ पर शहादतें हुई हैं, एक ही रात में। इससे पहले 22 दिनों में 7,200 के करीब शहादतें हुई हैं, लेकिन ये जो रात गुजरी है इसमें हज़ारों लोगों की शहादतों का खदशा है। क्योंकि आप देखें ना, हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स और थाउजेंड्स ऑफ जो घर हैं उनको उड़ा दिया गया है। और यूएन इस हवाले से क्या कह रहा है उसकी रिपोर्ट में आपसे शेयर कर देता हूँ। यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ वार्न्स ऑफ पोटेंशियल फॉर द 1000 मोर सिविलियन टू डाई। ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि खदशा ये है कि हज़ारों लोगों की यहाँ पर अमवात हुई है और जब ये स्टैट्स आएंगे तो ये दर्दनाक हकीकतें हम सब पर खुलेंगी। लेकिन तब क्या होगा जब ये दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तो फिर हमारी खामोशी का, हमारी साइलेंस का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब हम चीखें पुकारें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और चीखों से मुझे याद आया कि रिपोर्टेडली पूरे गजा में इस वक्त आपको चीखें सुनाई दे रही हैं, कोई गली महफूज नहीं है। पूरे गजा में क्या हो रहा है, या चीखों की आवाज़ें हैं, या बमबारी की आवाज़ें हैं, या शेलिंग की आवाज़ें हैं, या फायरिंग की आवाज़ें हैं। एक तरफ बम गिरता है, वहाँ से लोग निकालने जाते हैं तो दूसरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। ये इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल है। और रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक रात ने पूरे गजा को बदल दिया है। यानी अब वो वाला गजा नहीं है जो कल था, आज गजा एक बिल्कुल नई जगह बन चुकी है, एक बिल्कुल डिस्ट्रॉयड और तबाहकुन एक इलाका बन चुका है, जो कि 20 लाख लोगों का वतन है, वो तबाही की तरफ जा चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ गजा से 7 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो साउथ की तरफ डिस्प्लेस हो चुके हैं और मिलियन के करीब लोग जो हैं, 10 लाख के करीब यानी आधी आबादी वो डिस्प्लेस हो चुकी है, घर तबाह उनके हो चुके हैं, अपने घरों को छोड़कर वो जा चुके हैं। इसलिए आप पियर्स मॉर्गन जो कि मारूफ एक एंकर हैं और जो कि उनके हिमायती समझे जाते हैं, वो क्या ट्वीट कर रहे हैं, वेयर आर दीज पैलेस्टीनियंस गोइंग टू लिव व्हेन द वॉर इज ओवर, सो मैनी ऑफ देयर होम्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, डज इसराइल हैव एन आंसर, डज इट केयर। तो ये जो उनका हिमायती मीडिया है वो भी अब इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि जहां पर 10 लाख लोग महज 22 दिनों में डिस्प्लेस हो गए, उनके घर तबाह हो गए हों, तो वो कह रहे हैं कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो फिर ये कहां जाएंगे। तो असल गेम तो ये है कि ये वापस ही नहीं आ सकेंगे ना, इनमें से बेशतर मारे जाएंगे, इनको फोर्सफुली डिस्प्लेस करके मुहाजिर बना के इजिप्ट और जॉर्डन में धकेल दिया जाएगा और गजा पर हमेशा हमेशा के लिए कब्जा कर लिया जाएगा। तो उनकी वापसी का तो सवाल ही नहीं है। यही तो गेम अंदर खाते चल रही है, वगरना यहाँ मासूम लोगों पर बमबारी करके इसराइल क्या हासिल कर लेगा? इसराइल क्या अपने शहरियों के लिए अमन हासिल कर सकेगा? बिल्कुल नहीं। जितना वायलेंस वो फैला रहा है वो तो अपने शहरियों के लिए खतरा है, तो बाकियों को उसने क्या अमन देना है और क्या उनके लिए कुछ बचना है। फिर इनके हठधर्मी देखिए कि अल शिफा हॉस्पिटल जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहां पर 50-60 हज़ार के करीब लोग वहां पर मौजूद हैं, जख्मी हैं, कुछ ने शेल्टर ले रखी है। और एक रोज पहले इन्होंने कहा था जी कि ये मिलिट्री बेस है,
रेजिस्टेंस फोर्सेस की, और अभी कुछ देर पहले इन्होंने फाइनल वार्निंग जारी की है कि वहां से सब लोग इवैक्यूएट करें, वगरना हम वहां पर बम गिराएंगे। फिर इसके साथ साथ इनके हठधर्मी ये देखिए कि ये कह रहे हैं, इन्होंने एक नया मैसेज जारी किया है, इमीडिएट मैसेज। वो क्या है कि ये जी नॉर्थ के जो लोग हैं वो फौरी तौर पर साउथ चले जाएं अगर ये अपनी जान बचाना चाहते हैं। यहां से पहले ही 7 लाख लोग डिस्प्लेस होकर यहां साउथ में आ चुके हैं, लेकिन अब इनका तकब्बुर देखिए, यानी ऐसी बदमाशी कोई आपने सुनी होगी इस सदी में, इस रिसेंट हिस्ट्री में, कि उनको नॉर्थ से निकालते हैं, साउथ में लेकर आते हैं और फिर साउथ में बमबारी शुरू कर देते हैं। यानी गजा का तो कोई इलाका बचा ही नहीं है जहां पर बमबारी ना हो रही हो। तो ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि जी हम बड़ी को सिक्योर कर रहे हैं सिविलियंस को, और इन बेवकूफ़ों से कोई बंदा पूछे, ओ भाई वहां पर तो ब्लैकआउट है कम्युनिकेशन का, ना टेलीफोन है, ना इंटरनेट है, ना बिजली है, तो तुम्हारा मैसेज उन्होंने कहां पर सुनना है, किस चीज पे सुनेंगे तुम्हारा मैसेज। तो सिर्फ ट्रिक क्या है कि दुनिया को दिखाया जाए कि हम बड़े सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो प्रोटेक्ट क्या करना है, उन तक क्या मैसेज पहुंचना है। 7 लाख लोग तो वैसे ही डिस्प्लेस हो चुके हैं और साउथ पर कौन सा तुम बमबारी नहीं कर रहे। और ये जो कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट हुआ है कल से, इसने वहां के लोगों को ट्रॉमा में इस वक्त मुब्तला कर रखा है। लोग ऐसी कैफियत में हैं कि जिसको आप बयान नहीं कर सकते, कि यानी जो लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि उनकी फैमिलीज का क्या हुआ। 20 घंटे से जहां पर बमबारी जारी है, लोगों का आपस में राब्ता नहीं है, अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से, कि उनका क्या हुआ, क्या वो जिंदा बचे हैं या नहीं बचे। इस ट्रॉमा में इस वक्त वो हैं, ये कम्युनिकेशन ना होने की वजह से। जैसा कि एक वहाँ का एक शहरी का बयान देखिए, लास्ट फ्राइडे आई गॉट distressing news that an Israeli airstrike hit the Gaza house where tens of my relatives lived. With no internet and phone connection, it took 12 hours to confirm that 18 of my extended family members lost their lives and 18 others remain trapped under the rubble. वो कह रहा है कि मुझे 12 घंटे लगे हैं सिर्फ ये चीज कंफर्म करने में कि मेरे 18 फैमिली मेंबर दुनिया से जा चुके हैं, और इतने ही उस मलबे तले दबे हैं जिसको निकालने वाला कोई नहीं है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो नॉर्थ गजा है, यहाँ पर 1000 के करीब फलस्तीनियों की लाशें इस मलबे के तले हैं, जिसको अभी तक निकाला नहीं जा सका। और जो 20 घंटों से बमबारी हुई है, वो जो मलबा है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ होम्स का, उसके नीचे कितने लोग दबे हैं ये हमें कुछ पता नहीं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में फ़लस्तीनियों ने मुस्लिम वर्ल्ड को, इस्लामी दुनिया को क्या पैगाम दिया है। एक फ़लस्तीनी ये कह रहा है कि डोंट सेंड फ्यूनरल प्रेयर्स फॉर अस, वी आर अलाइव एंड यू आर डेड। इस्लामी दुनिया को कह रहा है कि हम जिंदा हैं, तुम मर चुके हो, और हमारे लिए कोई फ्यूनरल प्रेयर्स, दुआएं भेजने की तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़लस्तीनी दुनिया को, इस्लामी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं। अब आ जाइए ज़रा इलोन मस्क पर। इस्लामी दुनिया की 80 लाख रेगुलर आर्मी है, लेकिन 80 लाख रेगुलर आर्मी जो काम नहीं कर सकी, वो अकेले इलोन मस्क ने कर दिया है। 3 ट्वीट किए हैं इलोन मस्क ने। एक इमदाद का ऐसा ऐलान किया है कि जिसने सबको उड़ा के रख दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने एक्सपोज किया है इसराइल को और अमेरिका को, उनके बयानिए को। ये उनका पहला ट्वीट देखिए, जिसमें वो कहते हैं कि ईरान वांट्स वार, लुक हाउ क्लोज दे पुट देयर कंट्री टू आवर मिलिट्री बेसिस। अब ये तंजिया ट्वीट है कि अमेरिका कहता है ना, इसराइल कहता है कि ये हमसे जंग चाहता है, ईरान हमसे जंग चाहता है। तो वो कहते हैं बिल्कुल सही है, ईरान ही हमसे जंग चाहता है, क्योंकि वो अपने कंट्री को उठाकर हमारी बेसिस के करीब ले आए हैं। यानी ये वो तंज कर रहे हैं कि बेसिस तो तुमने मिडिल ईस्ट में बना रखी है, जंग तो तुम छेड़ रहे हो, और उल्टा तुम उनको कह रहे हो कि ईरान जंग चाहता है। तो ये बुरे तरीके से उन्होंने इनके बयानियों को तबाह किया। फिर अगला उनका ट्वीट देखिए, When your armor doesn't match but you have the best stats। अब ये वो इसराइली आर्मी पर तनकीद कर रहे हैं कि जब तुम्हारा आर्मर जो है वो अपनी अचीवमेंट, अपने गोल अचीव नहीं कर पाता, लेकिन तुम्हारे पास स्टैट्स बड़े अच्छे होते हैं कि हमने जी उनके इतने अड्डे तबाह कर दिए, हमने जी उनके इतने बंदे मार दिए। तो उसमें ऐसी उन्होंने शक्ल बनाकर उनकी तज़हीक की है और उनको जो है वो एक्सपोज किया है। अब आगे आइए, जो वो काम उन्होंने किया है कि मैं कहता हूं कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है।
آپ کو پتا ہے کہ کمیونیکیشن بلاک آؤٹ ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, کوئی سروسز وہاں پر نہیں ہے, رابطہ نہیں ہے. تو اس کے لیے ایلون مسک نے اعلان کر دیا ہے فائنلی کہ وہ یہاں پر ان کا جو اپنا انٹرنیٹ ہے سٹار لنک وہ یہاں پر پرووائڈ کریں گے. اب یہ سٹار لنک انٹرنیٹ کیا ہے کہ اس کے لیے یہ سیٹلائٹ کے ذریعے کنیکٹ ہوتا ہے, یعنی اس کے لیے کوئی ٹاور یہ وہ جیسا عام روایتی انٹرنیٹ ہے یہ ویسا نہیں ہے, یہ سیٹلائٹ ہے اور سیٹلائٹ کے تھرو آپ کو انٹرنیٹ وہ مہیا کرتے ہیں. تو غزہ میں ایلون مسک نے اعلان کیا ہے کہ میں وہاں پر انٹرنیٹ دینے جا رہا ہوں. اب یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. وجہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے بلاکیڈ کیوں لگا رکھا ہے کمیونیکیشن پر, انٹرنیٹ پر, کہ وہاں کی جو اٹروسٹیز ہیں, وہاں کے جو مظالم ہیں, جو ویڈیوز امیجز ہیں وہ دنیا تک نہ پہنچے. ماڈرن ایرا میں سب سے بڑی یہ چیز ہوتی ہے کہ جب وہاں سے انفارمیشن پوری دنیا تک جا رہی ہوتی ہے, جب پبلک تک وہ پہنچتی ہے اور پبلک اس پر ریئیکٹ کرتی ہے, تو بڑی بڑی حکومتیں دھڑن تختہ ہو جاتی ہے, بڑی بڑی سپر پاورز اس پبلک اوپینین کے آگے نہیں ٹک پاتی. تو یہ جو انٹرنیٹ وہ دینے جا رہے ہیں وہاں پر, یہ ایک بہت بڑی ایڈ ہے, بہت بڑی مدد ہے وہاں کے لوگوں کو کہ وہ ہمیں پتہ چل سکے گا کہ وہاں پر اسرائیل کر کیا رہا ہے. تو ایک غیر مسلم ہوتے ہوئے میں کہتا ہوں انہوں نے پوری اسلامی دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور اتنی بہادری کے ساتھ امریکہ میں بیٹھے ہوئے انہوں نے امریکہ کے خلاف, ان کے انٹرسٹ کے خلاف یہ قدم اٹھایا ہے. پھر آپ ان کی ایک اور منافقت دیکھیے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائیڈن نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا جی یہ جو ڈیتھ نمبرز آ رہی ہیں کہ اتنے فلسطینی شہید ہوئے ہیں, یہ اتنے ہے ہی نہیں, یہ زیادہ تعداد یہ بتائی جا رہی ہے, جس پر یونائٹڈ نیشن نے ویسے تو سبھی کنفرم کر چکے ہیں, لیکن یونائٹڈ نیشن نے اسپیسیفکلی ان کے بیان کے جواب میں جنرل جو سیکٹری ہیں انہوں نے بیان دیا کہ یہ بالکل صحیح نمبر ہیں, ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ اتنے ہی لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. لیکن یہ ان کی پرانی روایت ہے اس منافقت کی. مثال کے طور پر یہ بش کا بیان دیکھیے, آج سے جب وہ عراق وار کے بارے میں جہاں جو انہوں نے جنگیں چھیڑی 1 ملین کے قریب لوگ جانوں سے گئے, تو بش بھی کہتا تھا کہ یہ والے جو نمبر ہیں کہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں یہ غلط نمبر ہے, میں اس کو بھی نہیں مانتا. تو یہ ان کی پرانی منافقتیں ہیں کہ پہلے لوگوں کو مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ نمبر ہی غلط ہے. پھر یہ آپ کم جونگ ان کا بیان دیکھیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر آن دا threshold آف ورلڈ وار 3 اینڈ ایوری ون مسٹ پریپیئر. کم جونگ ان کہہ رہے ہیں کہ تیسری جنگ کے بالکل دہانے پر کھڑے ہیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جائیں. اور میں بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو تھریٹ ہے وہ ریئل ہے, اس وقت جو عالمی جنگ کا خطرہ ہے وہ بالکل ریئل ہے. کسی بھی لمحے جب ایران اٹیک کرتا ہے, امریکہ اس میں انوالو ہوگا, رشیا اور چائنا انوالو ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا, تو پھر ہم تیسری جنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو بالکل اس وقت ہم دہانے پر کھڑے ہیں. پھر اب اس میں قطر اور باقی جو عرب ممالک ہیں جو کہ بالکل خبردار کر رہے تھے اور صرف بیانات دے رہے تھے. ابھی امیر قطر کی ایران کے صدر کے ساتھ فون کال ہوئی ہے اور انہوں نے خطے کی صورتحال پر بات چیت کی ہے, اور جو آگے عملی اقدام ہے دونوں نے اس پر اتفاق کیا ہے, اور انہوں نے اسرائیل کو ہر صورت میں روکنے کے لیے انہوں نے اس چیز پر اتفاق کیا. اور اس بات کا اندازہ آپ یوں بھی لگا لیجئے کہ ایران کے فورن منسٹر نے کہا ہے کہ ہماری فوجیں تیار ہیں اور کسی بھی لمحے ہم ڈیسیژن لے سکتے ہیں, کسی بھی لمحے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ جس طرح کی صورتحال بن چکی ہے عربوں کے لیے, ایران کے لیے اب اس پر چپ بیٹھنا ممکن نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں ایران کی جو بیکڈ ملیشیا کہی جاتی ہے وہ لبنان بارڈر پر, سیریا میں, عراق پہ ان پر اٹیک تو کر رہی ہے, یمن سے ان پر اٹیک تو کر رہی ہے, لیکن براہ راست جنگ وہ بھی نہیں چاہتے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ اتنی تباہی لے کر آئے گی جس کا اندازہ بھی نہیں ہے, اور یہ پوری دنیا کو متاثر کرے گی یہ جنگ. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ خوش اسلوبی سے یہ معاملہ حل ہو جائے, اسرائیل جو اپنے پاگل پن سے باہر نکلے اور کوئی عقل کا کام کرے, لیکن اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر وہ بھی مجبور ہو جائیں گے. پھر اسی صورتحال میں مصر کے صدر کا بیان دیکھیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تنازعات کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو ہمارا خطہ ایک ٹک ٹک بم میں تبدیل ہو جائے گا جو پھٹنے کے لیے تیار ہے. مصر بہت بڑا اور مضبوط ملک ہے جسے چھوا نہیں جا سکتا, ہم سب کو خبردار کرتے ہیں. یہ مصر کا بیان آ گیا. اور اب تھوڑا سا اگر میں نیتن یاہو کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ دنیا کو وہ نیتن یاہو سے ہے. جو نیتن یاہو اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کر رہا ہے, جو وائلنس کر رہا ہے, جو مظالم کر رہا ہے, یہ خود اسرائیلیوں کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے. وہ اپنے اسرائیلیوں کے لیے سب سے بڑا تھریٹ بن چکا ہے. دنیا کے لیے اور غزہ اور فلسطین کے لیے تو وہ ہے ہی ہے, لیکن وہ اپنے اسرائیلیوں کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے. اس وقت اسرائیلی خوف زدہ ہیں, اور جو نیا سروے آیا ہے اس میں
وہ ملک چھوڑنا چاہ رہے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ یہ لگ رہی ہے کہ جس طرف ہمارا خطہ ملک جا رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہم یہاں پر سیف تو نہیں رہ سکیں گے۔ مثال کے طور پر یہ انہی کا بیان دیکھیے، انہی کے میڈیا پر "It has become clear to an increasing number of Israelis that we live in a bubble, that we have established a landscape of expectations and assumptions on unstable foundations. Excellent air power has not saved us, and our intelligence is not the best in the world. It has also become clear that we are still dependent on the United States of America. Without Biden's help, we may have been in existential danger this week and may still be in such a danger." وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسرائیلیوں کو یہ خوف ہے کہ جو جنگ ہم دوسروں کے دروازے پر لے کر جا رہے ہیں، جو ان پر مسلط کی ہے، یہ ہم بھی اس میں محفوظ نہیں ہیں، اور اگر امریکہ اس ہفتے ہمیں نہ بچاتا تو ہمارا اپنا وجود جو ہے وہ خطرے میں تھا۔ تو اس کا سارا ذمہ دار کون ہے؟ نیتن یاہو اور اس کے جو مشیر ہیں اور اس کی جو کابینہ ہے، کیونکہ وہ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ کر رہا ہے، کیونکہ رپورٹس کے مطابق اگر یہ جنگ نہ لگتی تو یہ اپنی کرسی کھو چکا ہوتا۔ تو صرف اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس سے حاصل تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا۔ کوئی لاجیکل مجھے بتائیے کہ ان معصوموں پر بمباری کر کے آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ کیا آپ امن لے آئیں گے؟ اب یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ ڈیکیڈز تک، دہائیوں تک آپ کا پیچھا کرے گا، لیکن وہ تکبر میں جو ہے وہ پاگل ہے۔ تو آپ اسی پر دیکھیے کہ دنیا میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے، دنیا کس طرح فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے۔ آج لندن میں تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوا ہے، آپ امیجز دیکھ لیجئے جو وہاں کا تاریخی برج ہے، کس طرح سے ہزاروں لاکھوں لوگ فلسطین کے لیے نکل رہے ہیں۔ دنیا بدل رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے۔ یہ وہ طاقتیں جنہوں نے ان کو ساری سپورٹ یہاں پر دے رہے ہیں، وہاں کے لوگ ان کے خلاف کس طرح سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، اور ان کو اس مظالم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور یہ دہائیوں تک ان کا پیچھا کرے گا۔ یہ تازہ ترین صورتحال تھی، میں نے کوشش کی ہے کہ بڑے مختصر ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن تفصیلات بھی پوری شیئر کروں کہ کیا چل رہا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔